नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर आपको बताएंगे किसानों के आंदोलन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत की गाड़ी पर हुए हमले के बाद दिल्ली में जगह जगह किसानों ने कर दिया जाम। और इसी के साथ में आपको बताएंगे कि किसानों के आंदोलन में आने वाला है नया मोड़। और इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के गाड़ी से मिले ईवीएम के मामले को लेकर नया विवाद खड़ा हुआ है। और इसी के साथ में बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी के मंत्री को 2 दिन प्रचार करने से रोका गया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे पूरे विपक्ष ईवीएम के मामले को लेकर एकजुट हो गया है। और इसी के साथ में बैलेट पेपर की मांग जबरदस्त तरीके से विपक्षी पार्टियों ने एक साथ उठा दी। और इसी के साथ में आपको बताएंगे बिहार के अंदर भी ईवीएम के घोटाले को लेकर तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोला है। और इसी के साथ में दोस्तों चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज के इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी ने अमित शाह को लेकर दिया है बड़ा बयान। और इसी के साथ में प्रधानमंत्री के ओए दीदी वाले बयान को लेकर टीएमसी के सांसद ने बताया सड़क छाप लफंगों वाला बयान। और इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबर की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के आंदोलन का करते हैं समर्थन और तीनों कृषि कानून को वापस लेने के साथ साथ एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन की मांग का करते हैं पुरजोर समर्थन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान किसान एकता जिंदाबाद के साथ साथ दोस्तों राकेश टिकैत पर राजस्थान के अलवर में हुए हमले पर आप लोग की क्या कुछ राय है। और इसी के साथ में आप लोग ईवीएम के बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या अभी ईवीएम की व्यवस्था बंद होनी चाहिए या फिर चुनाव आयोग के जो दावे हैं उस पर विश्वास किया जाना चाहिए। आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दे राकेश टिकैत की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई सारे नेता अब जांच के दायरे में आ गए हैं। आपको बता दें कि बीते साल मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून के विरोध में लगातार देश भर में आंदोलन चल रहा है। और इस बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और दिल्ली के गाजीपुर में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत राजस्थान के अंदर महापंचायत को संबोधित करने के लिए गए थे। और इस दौरान राकेश टिकैत की अगुवाई में देश के कई राज्यों के अंदर किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। अब ये खबरें सामने आ रही है, जहाँ पर राजस्थान के अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत की कार पर हमला किया गया। इस बारे में भारतीय किसान यूनियन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी देते हुए लिखा है कि काली गाड़ी में सवार भाजपाई गुंडों ने अलवर के बांसुर रोड पर राकेश टिकैत पर जानलेवा हमला किया, ये जानकारी दी गई है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पत्रकार मनदीप पुनिया की तरफ से भी जानकारी देते हुए कहा गया कि बीजेपी के राव कुलदीप यादव ने राकेश टिकैत पर हमला किया है। हमलावरों से बरामद हुई कार राव कुलदीप यादव की है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ में फोटो में देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पीएल पुनिया के साथ में फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ में कार जुड़े हुए नजर आए, जिस मामले को लेकर अब जांच भी हो रही है। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि जैसे ही खबर लगी उसके बाद से दिल्ली के कई इलाकों के अंदर किसानों की तरफ से बॉर्डर सील कर दिए गए और नोएडा दिल्ली की सीमाओं को भी सील कर दिया गया। और गाजीपुर के साथ साथ एमपी हाईवे पर भी कई घंटे तक जाम रहा। आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर जिले के अंदर किसान नेता राकेश टिकैत की गाड़ियों के काफिले पर हुए हमले को लेकर जहाँ पर पत्थर फेंके गए थे, उसके बाद किसानों ने अपना विरोध जताते हुए दिल्ली बॉर्डर पर कई जगह पर जाम लगा दिए हैं। और इस दौरान NH9 NH24 के साथ साथ कई और ऐसी जगह है जहां पर किसानों की तरफ से धरना करते हुए ट्रैफिक को रोका गया है। और कुल मिलाकर किसान नेताओं की अपील के बाद कई जगह पर किसानों ने वापस से अपने पुराने स्थान पर चले गए हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट आ रही थी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। इसी के साथ में एक और जानकारी है, जहाँ पर गांधीगिरी के माध्यम से अब किसानों के आंदोलन में कई सारी और योजनाएं चलाई जाने वाली है। आपको बता दें कि किसान गांधीगिरी के साथ अपने प्रदर्शन को और ज्यादा सक्रिय करने वाले हैं। दोस्तों आ रही है बड़ी अपडेट, जिसमें किसान नेताओं की तरफ से 5 अप्रैल से लेकर मई के पहले हफ्ते तक के लिए पूरा कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। और इस बीच बड़े बड़े महापुरुषों की जो जन्म जयंती आएंगी और इसी के साथ में कई सारे और ऐतिहासिक दिन होंगे, उन सभी को मनाने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि किसानों ने फैसला लिया है कि सभी धर्म जाति के जुड़े हुए महापुरुषों के द्वारा देश के अंदर दिए गए योगदान को सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसी के साथ में किसान आंदोलन से जुड़े हुए कई सारे कार्यक्रम में उनको शामिल भी किया जाएगा। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहाँ पर SKM ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और सहयोगी दल से किसान आंदोलन के समर्थन के लिए कहा है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भाजपा के सांसदों और उसके सहयोगी दलों से किसानों के आंदोलन का समर्थन करने की अपील की है। मोर्चा ने इस बात का जिक्र भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं को शांतिपूर्ण सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ेगा। और इसी के साथ में SKM ने बयान देते हुए कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उसके सहयोगी दलों से भी अपील करते हैं कि वह अपने जनप्रतिनिधि होने के कारण किसानों के आंदोलन का समर्थन करें। और इसी के साथ में निर्वाचन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता से कहा गया है कि वह बीजेपी के नेताओं और सांसदों से भी मुलाकात करे और किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर उनसे अपील करे। और इसी के साथ में एक और अपडेट आ रही है, जहां पर दोस्तों हरियाणा में किसान आंदोलन को एक बार फिर से गति देने की तैयारी हो गई है। 3 अप्रैल को शाहबाद में महापंचायत होने वाली है। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने 3 अप्रैल यानी आज शाहबाद के उधम सिंह स्मारक परिसर में दलित व किसान महापंचायत बुलाई है। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर हर बार में ईवीएम भाजपा नेता की कार में मिलने को लेकर बड़ा बवाल देखने को मिला। और इसी के साथ
साथ विपक्षी नेताओं ने भी पहली बार खुलकर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला है और इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन के पूरे चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बता दें कि कई सारे लोगों ने कहा कि ईवीएम इतना पवित्र है तो इसमें छेड़खानी नहीं हो सकती, तो हर बार ये भारतीय जनता पार्टी के नेता की कार में ही क्यों मिलती है, फिर हम इसे कैसे मान ले कि ईवीएम पूरी तरह से पवित्र है और इससे छेड़खानी नहीं की जा सकती। असम के अंदर बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णेंद्र पाल की कार में मिले ईवीएम को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में दोस्तों ईवीएम और वीवीपैट को लेकर पहले से ही कई सारे सवाल है। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां भी एकजुट हो गई है, जहां पर एक और राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जहां पर राहुल गांधी की तरफ से टिप्पणी करते हुए कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की गाड़ी खराब है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब है, लोकतंत्र की हालत खराब है। इसी के साथ प्रियंका गांधी ने भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े करते हुए बिहार में भी किस तरह से ईवीएम की धांधली की गई, इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया है और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां एकजुट दिखाई दे रही है और सभी ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि अमित शाह ने ईवीएम मामले को लेकर कहा कि अगर ऐसी कोई जानकारी है तो इस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, लेकिन सवाल फिर ये खड़ा होता है कि इस तरह की चीजें इलेक्शन पर कहीं न कहीं सीधे तौर पर सवाल खड़े करते हैं और इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले को लेकर ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर दी है। वहीं पर आपको बताते चले कि ईवीएम खराब होने की तो बड़ी बड़ी खबरें आती है, लेकिन इस तरह की खबरें जहां पर बीजेपी के नेता के गाड़ी में ईवीएम मिला है, यह काफी ज्यादा संवेदनशील मामला है। इसी के साथ में दोस्तों देश भर की मीडिया के अंदर चलाए गए कार्यक्रम में बीजेपी की कार में ईवीएम मिला है ये बात नहीं बोली जा रही थी, जिसके बाद विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता ने मीडिया में ही खुले तौर पर बता दिया कि किस तरह से मीडिया इस पूरे मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी के नेता ने जो अपना चुनाव का एफिडेविट दिया था उसमें भी इस कार का नंबर है, ऐसे भी दावे हुए हैं सामने आए हैं। बावजूद इसके नेशनल मीडिया की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की कार में मिला ईवीएम ऐसा नहीं लिखा जा रहा है, जिसको लेकर कई सारे विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और मीडिया को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर असम में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए बीजेपी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को 48 घंटे तक प्रचार करने पर रोक लगा दी है। दरअसल दोस्तों चुनाव आयोग ने असम के बीजेपी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को 48 घंटे के लिए प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। हेमंता की ओर से कांग्रेस पार्टी के नेता पर एनआईए की कार्रवाई की धमकी देने की यह कार्रवाई की गई है। आयोग ने कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई शिकायत पर बीजेपी के नेता और असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक रैली में ओ दीदी बयान दिया जा रहा था, जिस पर अब टीएमसी की सांसद और तेज तर्रार बयानों के लिए जाने जाने वाली टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने भी अपना बयान दिया है। दरअसल टीएमसी की महिला नेत्री ने प्रधानमंत्री के बयान को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे बयान दे रहे थे, दीदी को ओ दीदी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ये भाषा सड़क छाप लफंगों वाली है। उनकी तरफ से प्रधानमंत्री की भाषा को लेकर ये गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इससे पहले भी इस तरह के कई सारे ऐसे बयान देते हैं जो कहीं न कहीं आम जनता शोभनीय नहीं मानती है और ऐसे में टीएमसी के नेता ने भी इस पूरे मामले को लेकर किया है पलटवार। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी ने अमित शाह को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि अमित शाह दंगाई है, केंद्रीय बलों के जवान कर रहे हैं बंगाल में तांडव। तीसरे चरण के चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है। तीसरे चरण के चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा बल के कार्य प्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में चुनाव के दौरान सीआरपीएफ और कई सारे सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है, जिसमें केंद्रीय बलों के जवान जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उससे पश्चिम बंगाल के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बीच उन्होंने कहा कि हम अपने केंद्रीय बलों के जवानों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गुंडे भी गली गली में घूम रहे हैं और ये जवान भाजपा के गुंडों को अपने साथ में लेकर घूम रहे हैं। उनकी तरफ से कुछ लोगों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम जवानों की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए जो काम कर रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। और ऐसे में ममता बनर्जी ने अमित शाह पर भी आरोप लगाते हुए बताया है कि अमित शाह का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। वह गुजरात, दिल्ली और यूपी में दंगा करा चुके हैं, अब तक बंगाल में दंगा करवाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी की सुप्रीमो ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले अमित शाह को कंट्रोल करे, उसके बाद हमको भाषण दे। एक और जानकारी की माने तो नंदीग्राम में अनहोनी की आशंका जताते हुए शुभेंदु अधिकारी के भाई दिवेंदु अधिकारी ने डीएम को लिखी है चिट्ठी। आपको बता दें कि राज्य के अंदर बहुचर्चित नंदीग्राम विधानसभा सीट में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, पर इसके बावजूद माहौल तनावपूर्ण है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के भाई और सांसद दिवेंद्र अधिकारी ने क्षेत्र के अंदर दो समुदायों के बीच में सांप्रदायिक दंगे होने की आशंका व्यक्त की है। इस हालात को लेकर उन्होंने जिला अधिकारी को चिट्ठी लिखी है और पहले से ही आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। दरअसल 1 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में मौजूद थी और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के अंदर भी गई थी और इसी के साथ में धारा 144 लागू किया गया था पूरे नंदीग्राम में। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से डीएम के उम्मीदवार ने प्रधानमंत्री को लिखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र में आइए और हमारे खिलाफ जो एआईएडीएमके
का उम्मीदवार है उसके समर्थन में प्रचार करिए, हमारे खिलाफ प्रचार करिए, हमें इसका बहुत फायदा मिलेगा और हमारी सीटें तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके साथ में हमारी जीत का जो आंकड़ा है वह भी कई गुना बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री को हमारे खिलाफ प्रचार करना चाहिए। आपको बता दें कि एक उम्मीदवार नहीं, दो उम्मीदवार नहीं, बल्कि डीएमके के 50 से ज्यादा उम्मीदवारों ने एक साथ प्रधानमंत्री से अपील की है कि उनके खिलाफ प्रधानमंत्री तमिलनाडु आए और वोट मांगे, एआईएडीएमके के समर्थन में वोट मांगे, ताकि डीएमके को फायदा पहुंचे। आपको बता दें कि तमिलनाडु के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी रैलियां हो रही हैं उसके बाद डीएमके के मत प्रतिशत में उतना ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। डीएमके स्पष्ट तौर पर यह बात मानती है और जिस तरह से तमिलनाडु के अंदर केवल द्रविडियन पार्टी को जनता समर्थन करती है, ऐसे में बीजेपी राज्य के अंदर चुनाव प्रचार प्रसार को तेज कर रही है, जो सीधे तौर पर एआईएडीएमके को नुकसान पहुंचाने वाला है। एक और जानकारी की माने तो बंगाल के रण में उतरेंगे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करने वाले हैं। आरजेडी के नेता तीसरे और चौथे चरण यानी अगले चरण और उसके अगले चरण में होने वाले हिंदी पट्टी के मतदाताओं को लुभाने के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। फिलहाल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 4 या 5 अप्रैल को जाएंगे। उनके कार्यक्रम तय हो चुके हैं। हाल ही में तृणमूल की नेता ममता बनर्जी ने विपक्ष के अन्य नेताओं की तरह इस चुनाव में एकजुटता के लिए अपील की है। आपको बता दें कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार प्रसार तीसरे और चौथे फेज में करने वाले हैं। इसी के साथ में स्टालिन की बेटी के घर पर आईटी की रेड छापेमारी की गई है। टीएमसी बोली ये कोई नई बात नहीं है। आपको बता दें कि लोकतंत्र को ताक पर रखकर उन नेताओं के खिलाफ लगातार इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है जो लोग या तो चुनाव लड़ रहे हैं या फिर बीजेपी को 5 राज्यों में खुली चुनौती दे रहे हैं। ऐसा ही मामला देखने को मिला था टीएमसी से जुड़ा हुआ, जहां पर अभिषेक बनर्जी के यहाँ सीबीआई और ईडी ने जांच किए थे। और अभी अपडेट है जहां पर तमिलनाडु के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सारे ओपिनियन पोल में उभरे हैं स्टालिन की पार्टी डीएमके। अब उनके बेटी के घर पर आईटी की छापेमारी की गई है। टीएमसी ने कहा कि ये पुरानी चीजें हैं, ये हमेशा से बीजेपी करती आई है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी और अमित शाह एजेंसी का इस्तेमाल करके अपने गठबंधन की तरह इस्तेमाल कर रही है। चुनाव जीतने के साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और अपडेट की माने तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं चुनाव नंदीग्राम से जीत रही हूँ। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर चुनाव में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। बीजेपी की तरह जुमले नहीं बोल रही। और इसी के साथ में जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को लिखा पत्र, कहा मुझे भी दी जाए पारंपरिक रूप से विदाई। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी को उनके पद से हटाए जाने के बाद वह सुर्खियों में है, जहां पर उन्होंने अपने नेम प्लेट पर जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी लिख दिया था। और इसी के साथ में एक और अपडेट है जहां पर बीजेपी को ममता बनर्जी की चेतावनी, कहा चुनाव के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ूंगी। इसी के साथ में एक और जानकारी आ रही है जहां पर रॉबर्ट वाड्रा कोविड पॉजिटिव हो गई है। प्रियंका गांधी को भी होम क्वारंटीन रहने के लिए सुझाव दिया गया है। इसी के साथ में प्रियंका गांधी ने भी अपने सभी चुनावी सभाओं को रद्द कर दिया है। एक और जानकारी की माने तो पश्चिम बंगाल के अंदर 26 दिनों में 46 रैलियां और 14 रोड शो के माध्यम से अभिषेक बनर्जी ने राज्य के अंदर जबरदस्त चुनाव प्रचार प्रसार किया है। टीएमसी के स्टार कैंपेनर के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी के साथ में असम के अंदर बीजेपी के मंत्री की गुंडागर्दी पत्रकारों को घर से घसीटकर गायब करने की धमकी दे रहे थे और इस धमकी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मामला दर्ज कराते हुए बीजेपी के नेता के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या फैसला लेता है। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल के चुनाव पर बोले प्रणब मुखर्जी के बेटे, कहा कांग्रेस के पास नहीं है चुनाव लड़ने के पैसे, हिंदू कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं। अभिजीत बनर्जी ने कई सारे और बयान दिए हैं। और इसी के साथ में एक और अपडेट है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ममता पर वार, टीएमसी का काशी वाला पलटवार। टीएमसी ने कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ममता बनर्जी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि प्रधानमंत्री अपने झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने खुले तौर पर जनता के सामने झूठ बोल दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने नहीं जा रही है, बल्कि 2024 में प्रधानमंत्री के खिलाफ वाराणसी सीट से उम्मीदवारी भरकर प्रधानमंत्री को चुनौती देने जा रही है। इसी के साथ में बीजेपी को टीएमसी ने अलर्ट करते हुए कहा कि वह अपनी काशी की सीट पर ध्यान दे, क्योंकि वहां से ममता बनर्जी इस बार चुनाव लड़ेंगी। इसी के साथ में एक और जानकारी है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से अपील करते हुए कोविड के वैक्सीन पर सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री की फोटो हटाने की मांग की है। कांग्रेस ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि वह केंद्र सरकार को देश भर के अंदर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए चल रहे टीकाकरण से संबंधित प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर छापने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, इसको हटाया जाना चाहिए। पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल की ओर से इस संदर्भ में चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन पर कांग्रेस नेताओं रणदीप सुरजेवाला, अश्विनी कुमार, अजय माकन, प्रणव झा और कई और नेताओं ने जाकर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं आपको बताते चले कि चुनावी हार तय करेंगे कि बीजेपी किस पर कार्रवाई करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टीएमसी के नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के साथ साथ अब आईटी विभाग के छापे जो तमिलनाडु में पड़े हैं उस पर राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी हार तय देखकर विपक्षी नेताओं पर इस तरह की छापेमारी कराना बीजेपी का पुराना और बड़ा हथियार है। एक और अपडेट की माने तो खड़गे ने कहा कि डीएमके गठबंधन में किसी भी विधायक को नहीं खरीद सकती है
बीजेपी और इसीलिए हम मेजोरिटी की सरकार बनाएंगे, 5 साल सरकार चलाएंगे, बिना एक भी विधायक के टूटे हुए हमारी सरकार चलने वाली है। इसी के साथ में दोस्तों असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार की गाड़ी में मिले ईवीएम पर विपक्ष ने बोला हमला। बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर भी अब बड़ी मुहिम चलाने को लेकर संकेत दिए हैं। इसी के साथ में जीतन राम मांझी ने कहा कि विधायकों को आवास छोटा होता है, हमारा आवास बड़ा है और हम जेड सिक्योरिटी में है, हमारे पास स्टॉप ज्यादा है और कई तरह के पॉलिटिकल एक्टिविटी भी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि 2000 यूनिट से अधिक बिजली बिल खर्च होता है। और उन्होंने मांग की है कि विधायकों के पद के अनुसार सब्सिडाइज बिजली यूनिट दी जा रही है, जबकि उनके आवास पर बिजली की खपत अधिक होने के बाद भी उन्हें इसकी सब्सिडी नहीं मिल रही है। कई सारे और भी सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। एक और जानकारी की माने तो बंगाल पर है सबकी नजर, लेकिन असली खेल अब झारखंड में होने वाला है। झारखंड में मधुपुर के अंदर चुनाव में 2 बार के विधायक और सूबे के मंत्री रह चुके राज परिवार की बजाय बीजेपी ने इस बार गंगा नारायण को चुनावी मैदान में उतारा है, जहां पर हेमंत सोरेन भी कैंपेन कर रहे हैं और एक बड़ा मुकाबला देखने को मिला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए के निधन होने के साथ साथ बड़े और हैवीवेट नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। यानी झारखंड के चुनाव पूरे होने के बाद 1 साल हो चुके हैं और अब देखते हैं किस पार्टी के समर्थन में जनता है। एक और जानकारी की माने तो पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण के चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि तीसरा और चौथा चरण की जो वोटिंग है वो पूरी तरह से टीएमसी का गढ़ है। एक और अपडेट की माने तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को लिखा पत्र, जनसंख्या गणना के अनुसार देश में तय की जाती है बड़ी स्कीमें और ऐसे में पिछड़ा वर्ग आयोग ने जनगणना में ओबीसी की गणना करने की मांग उठाई है। मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता वाली ओबीसी समुदाय के उप वर्गीकरण के एक आयोग का गठन किया था, ताकि कमजोर वर्गों तक आरक्षण पहुंच जाए। और ऐसे में 2021 की मतगणना में अलग से ओबीसी की गणना करने को लेकर भी रिपोर्ट और सजेशन दिया गया है। इसी के साथ में एक और जानकारी है, जहां पर हरियाणा में एकमात्र दलित मठ पर कब्जा करना चाहती है बीजेपी। उदित राज ने खट्टर सरकार पर लगाए हैं मदद करने का आरोप। मिशन एकता परिषद की अध्यक्ष कांता अलाडिया ने बीजेपी के सांसद बालक नाथ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बालक नाथ के द्वारा दलित मठ पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में शिकायत के बावजूद प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें दोस्तों कि उदित राज की तरफ से भी कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद रहे हैं। और इसी के साथ में हरियाणा के हापलैंड में महापंचायत में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल। 4 तारीख को उनकी हरियाणा के अंदर एक बड़ी महापंचायत होने वाली है। देखते हैं इस बार किस तरह का हरियाणा में महापंचायत अरविंद केजरीवाल का रहता है। और इस तरह से इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि हरियाणा के अंदर किस तरह से आम आदमी पार्टी भी प्रयास कर रही है कि कैसे भी अपने आप को उभारा जाए और जल्द से जल्द एक बड़ी पार्टी बनने की कोशिश की जाए। हालांकि अब यह महापंचायत ही तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल की ताकत इन इलाकों में कितनी है और आगे आने वाले दिनों के अंदर भी किस तरह के चुनाव पर प्रभाव डालने की स्थिति में अरविंद केजरीवाल है। ऐसे में दोस्तों ये सारी बड़ी अपडेट आज इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। इसी के साथ में एक और चीज आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के अंदर भी कोविड के केसेस बढ़ गए हैं और इसलिए मुख्यमंत्री ने भाषण देते हुए अपनी जनता को संबोधित करते हुए कोरोना के गाइडलाइंस के नियम का पालन करने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ में कहा गया कि जनता अगर सचेत रहेगी और किसी भी तरह के गैदरिंग से बचेगी तो हो सकता है कि हमें एक बड़ी कामयाबी मिल जाए और हम लॉकडाउन लगाए बिना भी कोरोना को कंट्रोल कर ले। यानी सरकार भी इस तरह से कदम उठाने के मूड में है, लेकिन जनता के सहयोग की मांग की जा रही है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।